आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए ये जो फैक्टराइजेशन आपका चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर आपका 14 है, और यदि आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से देखेंगे तो यही आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर आर.एस. अग्रवाल में 7 है और चैप्टर नंबर एनसीईआरटी में इसका जो है 14 है। तो चैप्टर नंबर से मतलब नहीं है हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे मतलब है कि आखिर फैक्टराइजेशन में क्या सीखने को नया मिलेगा, है ना। चलिए, तो आज का बेसिकली हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, एक नया चैप्टर, और इसको भी हम लोग बहुत ही नीचे से लेकर ऊपर तक समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। लेकिन इस चैप्टर में ना, फैक्टराइजेशन चैप्टर में, इसको यदि आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से और समझना चाहते हैं तो यदि आप एक बार उसको देख ले, क्लास चैप्टर का नाम था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आपने देखा है या फिर आपने पढ़ा है तो फिर यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, नहीं भी देखा है, नहीं भी समझा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे पूरा शुरू से लेकर अंत तक चलते हैं, है ना। तो आपने देखा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर, और यदि नहीं देखा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको बाद में कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग समझने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा बहुत हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन फिर से वही बात है, नहीं देखे हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम ऐसा हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझा दिया जाए जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए देखा जाए आप क्या लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम ही है आपका फैक्टराइजेशन। क्लास हमारा आज का यहीं से स्टार्ट होता है, सुनिए अब जरा ध्यान से। फैक्टराइजेशन का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले इसको। लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस व्हिच प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का स्टेटमेंट ना वैसे भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे एसएसटी का डेफिनेशन हो, साइंस का हो, ये सब भी समझ में आता है ना। लेकिन मैथ का डेफिनेशन अक्सर समझ में नहीं आता, वो बाउंस कर जाता है, ऊपर से चल जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब मैथ में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि मैथ जो हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और फैक्टराइजेशन के डेफिनेशन को समझेंगे पहले। ठीक है, तभी इसमें मजा आ पाएगा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक नंबर है जिसको हम लोग 30 कहते हैं, है ना, 3030। यदि इस 30 का यदि हम लोगों को फैक्टर लिखने के लिए कहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। यदि आपको कहा जाए कि इसका फैक्टर बताओ तो क्या आप इसका फैक्टर भी बता सकते हैं? फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिससे कि हम 30 को यदि डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। कौन कौन से ऐसे हमारे नंबर हैं, यानी कि कौन कौन से 30 के फैक्टर हैं, जरा बताइए। तो पहला तो 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है, 6 कितना और 15, अच्छा हाँ 10 भी है, 10 भी है, फिर हमारा 15 भी है, और हमारा यहाँ पे 30 भी है। देखिए यहाँ पे ना हमको फैक्टर से मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि आ गया है टर्म तो हम यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे। ये जो यहाँ पे आपने लिखा है 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये सारा का सारा जो है ना हमारा इस 30 का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इन सारे नंबर में से किसी से भी यदि आप 30 को डिवाइड कीजिएगा ना तो पूरी तरीके से वो डिवाइड लग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। यही हमारा कहलाता है फैक्टर। कोई डाउट इसमें? चलिए, लेकिन हमको यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, हमको ना ये इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है।
हमको यहाँ पे फिर मतलब क्या है, हमको मतलब यहाँ पे ये है कि हमको पहले फैक्टराइजेशन समझ में आ जाए और इसका डेफिनेशन क्या कहना चाहता है वो समझ जाए, ताकि इस चैप्टर को लेकर हमारा क्लियरिटी अच्छा हो पाए, है ना। चलिए, अच्छा आपने बचपन वाले क्लास में ना किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा, है ना। यदि नहीं याद है क्या होता है तो अभी हम लोग करेंगे ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे है ना, हम लोग कुछ इस प्रकार से करते थे, जैसे यहाँ पे 30 है तो 30 लिखते थे यहाँ पे, और इसको हम लोग कुछ ऐसे करते थे, है ना। जैसे पहले 2 से करेंगे, कितने बार में लगेगा, 15 बार में लगेगा। फिर इसको 3 से करेंगे, 5 बार में लग जाएगा। फिर इसको 5 से करेंगे, 1 बार में लग जाएगा, है ना। ऐसे करते थे। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे सजा के कैसे लिखते थे बचपन वाले क्लास में, 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। 1 को आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमको बता क्या रहा है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, जो आपने यहाँ पे किया, लेकिन प्राइम उसके आगे वर्ड लग गया, मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिलेगा ना वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2, 3 और 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब सवाल आ गया कि सर प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये जो है आपका कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग क्लास 7 में भी किए थे, क्लास 6 में भी किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत किए हैं, भर भर के हम लोग, क्लास 6 में भी है ना। चलो ये तो समझ में आता है, यही चीज आपको समझा देगा फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन भी। ठीक है, क्या है, जैसे देखिए ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस, 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये और ये सारा का सारा एक्सप्रेशन ही है, बात समझ में आ रही है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक्सप्रेशन ही है। whose product is the given expression is called factorization। देखो इसमें ना, इस डेफिनेशन में आपको कहां से कहां तक ध्यान रखना है, याद रखिएगा। फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस whose product is the given expression, जहां तक हमने रेड मार्क किया है वही मेन मुद्दा है आपको फैक्टराइजेशन को समझने के लिए। देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, हर चीज समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसा एक्सप्रेशन को फाइंड करो, ऐसे नंबर को फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पे दिया हुआ एक्सप्रेशन यानी कि दिया हुआ नंबर खुद आ जाए। तो पहले से आपके पास दिया हुआ एक्सप्रेशन बोलो या फिर दिया हुआ नंबर बोलो, क्या था, 30, ये आपको पहले से दिया हुआ था। तो इस 30 के बदले में ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करो, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको आपस में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना तो दोबारा वही हमारा बन जाएगा। तो आप जरा इन सभी को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, सिंपल सी बात। तो क्या हमारा जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी गिवन एक्सप्रेशन था क्या वो मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, आपने इन सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिखा ना, उसके बाद मल्टीप्लाई किया तब ये आया ना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। बस सिंपल सी बात, और कुछ नहीं है इसमें। तो आपके सामने ये नंबर 30 दिया हुआ था, है ना। इस 30 का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। निकालने के बाद जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपका 30 ही आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना, फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना कि सही में आया कि नहीं आया, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, और फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं। तो अब जरा एक बार ध्यान से पढ़ लो तो क्या आप समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ था, द प्रोसेस
प्रोसेस मतलब क्या, पूरा प्रक्रिया जो हम लोग करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस। तो क्या यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। हुज प्रोडक्ट मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो इज द गिवन एक्सप्रेशन। जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो क्या निकलेगा हमारा, ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना वही निकलेगा। जैसे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 30 आएगा, और 30 आपका ऑलरेडी पहले से गिवन है, देख लो, है कि नहीं। तो यही प्रोसेस जो है हमारा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको चेक करना कि जो ऑलरेडी दिया हुआ था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखिएगा एक्सप्रेशन 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास तो 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, सही है, तो 2 हो सकता है चलेगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो आपको जो है फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? कोई समस्या नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर कोई डाउट रहे तो फटाक से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे ना ये रेड वाला मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया? चलो, अभी हम लोग और यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे इसको और गहराई से समझने के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए। चलिए, और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे चलो ये तो हमारा पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, सपोज 60 ले लेते हैं। 60 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे किससे कीजिएगा, पहले आप 2 से कितना आएगा, 30 आएगा, फिर इसको 2 से कीजिएगा 15, फिर इसको 3 से कीजिएगा 5, फिर इसको 5 से कीजिएगा 1, ठीक है। इसको यहीं पे लिख दीजिए बस, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही गिवन आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, है ना। चलो, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। थोड़ा सा हम लोग अपना लेवल कठिन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल चलिए, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा भाई, इसका बता दीजिएगा क्या, इसका बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ना पहले एक्स वाई को छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे, पहले 12 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो 12 का क्या होता है, पहले 2 से करोगे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। तो पहले वो लिख लो, है ना, क्या 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कैसे लिखे। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। एक्स को 2 बार लिख दो और वाई को 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस हो गया काम खत्म। तो लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। लिखने का तरीका है हमारे पास, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितने बार, 2 बार, तो इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई कितने बार, 2 बार, वाई इंटू वाई, बस सिंपल हो गया, बात खत्म, ठीक है। कोई समस्या? चलिए और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग एक और आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि एग्जांपल तो हमारे सामने दुनिया भर का हो सकता है ना। चलिए, आप अपने मन से बताइए क्या लेना चाहेंगे इस बार। इस बार क्या, जैसे खुद बताइए कौन सा लेना चाहेंगे आप। 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। चलो, ये अनोखा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बीच में क्या आ गया हमारा, प्लस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीच में बस प्लस का साइन डाल देंगे, और क्या। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या कुछ आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो 5 इंटू एक्स आ जाएगा, है ना। 5x के लिए 5 इंटू एक्स, और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस। लेकिन 10 का बन सकता है, 10 का क्या बनेगा देख लो, 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे 1, यानी कि 2 इंटू 5 हो गया, बात खत्म, है ना। चलो, इसमें कोई समस्या? चलिए, अब यहाँ पे ना आपने शायद एक चीज गौर नहीं किया, हालांकि गौर तो आपने किया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्या आपने ध्यान नहीं दिया वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, यदि इस बात को आप समझ गए ना तो बहुत बड़ी चीज को आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे आपके पास ना शुरुआत में 30 था, इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया,
इसको आपने मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया तो दोबारा आपका 30 आ गया। इसको इस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, फैक्टराइजेशन कह दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे आपने गौर एक चीज किया क्या कि आपके पास 30 था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया ना तो दोबारा आपका वही आ गया, है कि नहीं। इसमें भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, दोबारा आपका 60 आ जाएगा। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। तो यहां से क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है, किसका, मल्टीप्लीकेशन का। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को तो किया, लेकिन जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा आपको वही आ जा रहा है ना। तो इस सिस्टम के लिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लिख देते हैं, है ना। चलिए इसके नीचे आप यहाँ पे इस प्रकार से करके लिख लीजिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन, सिंपली फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स। अच्छा, रिवर्स क्यों कहा गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये हमको ये डिफिनेशन ये बताता है कि इन प्राइम फैक्टराइजेशन को यदि आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो दोबारा आपका वही आ जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब वही चीज था, हो गया काम खत्म। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ लिया क्या होता है पूरी तरीके से, है ना। जब कोई आपके पास एक्सप्रेशन यानी कि कोई नंबर दिया हुआ रहे उसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने पे दोबारा यदि वो आ जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है, हो गया। अब इस चैप्टर में ना फैक्टराइजेशन, चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना 3-4 मेथड है, 3-4 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं 3-4 मेथड के बारे में पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि हम पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे we can solve factorization by using 3 मेथड बेसिकली हमारे पास है, ठीक है। यानी कि फैक्टराइजेशन चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे सवाल तो सॉल्व करना ही होगा, सी बात है। मैथ है तो सवाल सॉल्व करना है ना। तो फैक्टराइजेशन को हम लोग बेसिकली 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वो मेथड कौन कौन सा है देख लीजिए। वी कैन सॉल्व फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग, कौन सा मेथड, पहला आपका मेथड है बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड्स ऑफ, हाँ पहला ही है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये पहला आपका। और दूसरा है आपका यहाँ पे मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। इन तीनों मेथड के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, बस अभी आप फिलहाल इसको लिख लीजिए ताकि कॉपी में लिखा रहे। मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग, मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। और तीसरा है आपका इसमें मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग के बाद मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा एक बात हम यहाँ पे और आपका क्लियर कर देते हैं कि ये जो तीसरा वाला मेथड है ना, इस तीसरे वाले मेथड में हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। कौन सा आइडेंटिटी, जो कि हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, है ना। अब कौन कौन सा है इसके बारे में भी हम आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। इसको आप इस वाले टॉपिक में बेसिकली तीसरे वाले टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए ध्यान से।
आप इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पढ़ाया था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में, है ना। इससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है फैक्टराइजेशन को, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर भी हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और है आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर भी हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिटी सॉरी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप फटाक से बता दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। बहुत अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे इंटू कहने का मतलब क्या, ब्रैकेट। हो गया काम खत्म। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, और इन तीनों आइडेंटिटी से हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि कैसे इस तीनों आइडेंटिटी से हम लोग फैक्टराइजेशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक लास्ट में ना एक चीज और करने वाले हैं हम लोग, लास्ट में एक और चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे है ना आप एक चीज और लिख ही लीजिए लास्ट में हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक ALGEBRAIC, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने रेड मार्कर से लिखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो इस सारे टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग आज यानी कि अभी तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला वाला टॉपिक, ठीक है। चलो, तो पहला वाला टॉपिक हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं ये वाला, ठीक है। और ये वाले टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी हमने पहले से कुछ सवाल लिख रखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देख लीजिए, ये सारा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगले वाले क्लास में इसको फिर इसको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। चलिए, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग आप बिल्कुल डाल ही लीजिए। कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यही बेसिकली आज हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गहराई से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, देखा जाए, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है। उसमें से पहला हम उठा लेते हैं आपका 5x + 20, ठीक है। चलिए, सवाल कैसे सॉल्व करना है अब इसको ध्यान से देखिए, ये चीज समझ गए आप तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका ना हेडिंग में ही लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर, मतलब ये कि इसको जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोनों हमारा एक टर्म है और ये सिंगल हमारा एक टर्म है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है कि नहीं, एक ये पूरा और एक पूरा, दो टर्म है। तो ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब एक जैसा क्या है, बताओ तो जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है। वेरिएबल को छोड़ के अभी फिलहाल जो है ना, वेरिएबल को भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, इन दोनों में बताओ कि क्या कॉमन है जो दोनों में सेम है। नहीं, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। देखिए, यहाँ पे ना आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अच्छा चलो, कॉमन फैक्टर निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको तरीका भी बता देते हैं कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। 5x को आप कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, 5 को आप लिख सकते हैं 5 × x, ठीक है। और 20 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 2 से 10,
फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, है ना। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। चलो, तो ये ऊपर वाला है आपका, सॉरी ये तो 5x है ना, यानी कि 5x को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, 5। बस यही चीज आपने पकड़ लिया तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसमें भी आपका 5 है और इसमें भी आपका 5 है, सिंपल। अब तो सवाल आपका बन गया। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, क्या लिखना है आपको यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ गया? 5। तो 5 को पहले लिख दो, ठीक है। क्या और कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन नहीं है ना। तो अब क्या करो, आप एक ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ब्रैकेट दे दिया आपने, तो इस वाले से आपने क्या खींच के बाहर निकाल लिया? 5 आपने बाहर निकाल लिया। बचा क्या इसके साथ? x बच गया, वेरी गुड। फिर आपका क्या है? प्लस है, फिर प्लस दे दो, ठीक है। अब इस 20 में से आपने 5 को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 2 इंटू 2 4 बचा। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं, आप शायद लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 5x का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, ठीक है। फिर 20 का हमने लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आया हमको? 5 नजर आ गया, तो पहले 5 को यहाँ पे लिख दो, लिख दिए। अब एक ब्रैकेट दे दो। ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं अभी पता चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट अभी क्यों दे रहे हैं पता चलेगा, बस ब्रैकेट अभी फिलहाल दे दो। अब इस 5x वाले में से आपने 5 तो ले ही लिया, तो बचा क्या? x। तो x लिख दो पहले, इसका प्लस है, प्लस लिख दो। और इस 20 वाले में से आपने क्या ले लिया है? 5 तो आपने ले ही लिया है, तो बचा क्या आपके पास? 2 इंटू 2 4 बचा, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। बस यही सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये ब्रैकेट क्यों आपने दिया यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट क्यों दिया आपने? चलो अब बता देते हैं क्यों ब्रैकेट दिए हैं। अच्छा आपने ना, आपको ये चीज मालूम है कि यदि ऐसा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 से इन दोनों में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x प्लस 20। क्या ये वही चीज आपका घूम फिर के आ गया? बिल्कुल आ गया, है ना। तो वही चीज तो हम लोग यहाँ पे करते थे, जो आपका ऑलरेडी पहले से गिवन रहता था, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखते थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज आएगा। वही चीज तो हमारा यहाँ पे भी है ना। ये आपके पास ऑलरेडी सवाल दिया हुआ था, उसको आपने इस प्रकार से लिख दिया, इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका वही चीज आ जाएगा। देख लो क्या है, सेम। इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का, सॉरी ब्रैकेट का साइन दिया था, ठीक है। चलिए, तो कॉमन फैक्टर से आपका कैसे बन रहा है सवाल, क्या ये मालूम चल रहा है आपको? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये जो चीज है ना, आपको बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल है आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n है, ठीक है। चलो, क्या आप देख के ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से, यानी कि पहला तो हमारा ये हो गया एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म है हमारे पास, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकालने, जरा बताइए। चलिए, तो एक बार ना हम लोग और करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, जैसे यदि हम लोग 2n स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू एन इंटू एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3n का यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू एन लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी n है और इसमें भी n है। क्या और कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल बाहर क्या निकालेंगे हम लोग? n को खींच के बाहर निकाल देंगे, फिर एक ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में आपका, जब आपने n को निकाल दिया तो बचा क्या आपके पास? 2 इंटू एन बचा। तो क्या हम लोग केवल इसको 2n लिख सकते हैं? 2n का मतलब क्या है कि 2 इंटू एन, है कि नहीं? ये तो आपको मालूम है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी होता है ना। फिर प्लस का साइन है, प्लस दे दो। इसमें से आपने n को तो बाहर ही निकाल दिया, तो बचा क्या? केवल 3 बचा, तो 3 लिख दो, हो गया काम खत्म। अब आप जब इनको दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये दोबारा घूम के आपका वही चीज यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फैक्टराइजेशन को कर रहे हैं,
क्या कोई डाउट इसमें? तो कैसे कॉमन फैक्टर वाला सवाल हमारा बनता है वो चीज़ मालूम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हम लोग इसको थोड़ा कठिन कठिन सवाल ले लेते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। लेवल थोड़ा सा अपना जो है बढ़ाते चलना है। तीसरा में क्या है? 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो हमारे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, तो पहले से कर लो। क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर वाई। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि 6 है तो आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 3, क्योंकि यदि आप 6 का करते हैं तो कैसे करते हैं भाई? ऐसे ही तो करते हैं, है कि नहीं? तो 2 इंटू 3 आया ना, तो वही चीज़ यहाँ पे था। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। चलो अब दोनों में कॉमन फाइंड करते हैं कि दोनों में एक जैसा क्या है। ठीक है, चलो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो घेर दो, हो गया काम खत्म। इसमें भी x है इसमें भी x है, हो गया काम खत्म। उसके बाद एक बार y इसमें है और इसमें y 2 बार है, लेकिन एक ही बार लेना है ना, क्योंकि कॉमन हमको लेना है। एक बार y यहाँ है और एक बार y यहाँ है। कोई डाउट इसमें? चलो तो अब जो है हमको यहाँ पे लिखना कैसे है उसको भी आप यहाँ पे सीख लीजिए। तो पहले तो कॉमन आप बाहर निकालो। क्या? 3 इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो आप कॉमन क्या निकालेंगे? 3xy को आपने खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ऊपर वाले में जब आपने 3xy निकाल ही लिया तो बचा क्या? केवल x बचा। तो आपको यहाँ पे केवल क्या लिखना है? x लिखना है, फिर माइनस है तो माइनस का साइन देना है। नीचे वाले में आपने 3xy को बाहर ही निकाल लिया तो बचा क्या? 2 इंटू वाई बचा। तो क्या हम लोग केवल इसको 2y लिख सकते हैं? हो गया, आंसर हो गया आपका। और अब जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपका यही चीज वापस आ जाएगा घूम के, हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कि एक बार सही ये बना है कि नहीं बना है। इसमें 3 था, 3 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, x है इसमें भी, x इसमें भी, ठीक है, y ठीक है। तो इसमें हमारा बच गया x और ये हमारा 2 और y, बिल्कुल सही है, हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल हमको बना से चलना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4। अच्छा ये काम करते हैं, हालांकि यहाँ पे सवाल तो बहुत है तो कुछ सवाल ना हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 4 बड़ा आसान है, इसको आप बनाएंगे। सवाल नंबर 4 आपके लिए है। ठीक है, सवाल नंबर 5 भी आप ही के लिए है, उसके बाद फिर 7 भी आप ही के लिए है। हम 6 और 8 बता देते हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म हमारा शामिल है। ठीक है, चलो तो एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं 4 में क्या था। 4 में है जो कि आपको होमवर्क मिला है, आप भी ऑनलाइन वाले बच्चे इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। 6ab माइनस 9bc, ये 4 नंबर का है। 5 में क्या है? 18a क्यूब माइनस 27a स्क्वायर b, और 7 में क्या है? 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। ये आपका है होमवर्क। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अब सब हमको बताना है वो है 6 और 8। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। सिक्स नंबर ट्राई करते हैं, देखा जाए। तीसरा के बाद चौथा नंबर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यानी कि आपके लिए तो यहाँ पे 6 नंबर है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे चौथा ही नंबर है। क्या था? 12a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर, उसके बाद 6ab प्लस 6ab, हो गया। चलो इसमें 3 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको करते थे ना इस वाले को, वैसे उसको करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है 12a स्क्वायर b, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे? तो पहले 12 का कर लो। 12 का कैसे करते हैं हम लोग? 2 से करेंगे तो कितना? 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। a इंटू
ए इंटू बी एक बार है तो केवल बी एक बार लिख दो, हो गया काम खत्म। आगे उसके बाद है 9ab²। 9 का क्या होगा भाई 3 इंटू 3 होगा, है ना। तो 9ab² तो हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 इंटू ए एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा, इंटू बी 2 बार है, बी इंटू बी हो गया। उसके बाद इसमें आ जाओ, क्या है 6ab। 6 का क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू ए भी एक बार है और बी भी एक ही बार है, तो a इंटू बी। अब इतना तो चल गया। चलो अब कॉमन निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि आखिर तीनों टर्म में से क्या क्या कॉमन है जो कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 तो हमारा नहीं होगा, है ना। लेकिन यदि देखा जाए तो 3 इसमें है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो 3 को कॉमन निकालो, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, ठीक है। आगे इसमें भी हमारे पास a है, इसमें भी a है और इसमें भी हमारा a है। उसके बाद और क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी हमारे पास b है, इसमें भी b है और इसमें भी b है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो जो आपने यहाँ पे कॉमन निकाला है उसको पहले लिख दो, बिल्कुल 3ab और ब्रैकेट दे दो, ठीक है। चलो तो ऊपर वाले में से आपने 3ab को बाहर ही निकाल लिया है, तो आपके पास बचा क्या 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ए यानी कि 4a बचा आपके पास, क्या बचा 4a, फिर माइनस है माइनस दे दो, ठीक है। अब इस वाले से देखो, इसमें आपने 3ab को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या आपके पास 3 इंटू बी बचा यानी कि 3b, यानी कि 3b, उसका प्लस है प्लस दे दो। इसमें से आपने 3ab को बाहर निकाल लिया, क्या बचा केवल 2 बचा, केवल यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया बात खत्म। क्या कोई समस्या समझ में आ रही है बात। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। इसको आप दोबारा कीजिएगा वही चीज आएगा आपका, करके देख लेते हैं। 4 3 12, a² हो जाएगा a इंटू ए तो, और b 12 a² भी हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 9 a b 2 बार है तो b² हो गया, ठीक है। फिर ये आपका प्लस 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 हो जाएगा, 3 2 6 ये भी हो गया, सही है, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके पास है, सवाल नंबर 8। चलो इसको बनाते हैं, ये भी उसी प्रकार से बनेगा। देखिए क्या है सवाल नंबर 8, यानी कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा सवाल नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x का पावर 4। देखो यहाँ पे ना सवाल ठीक है, लेकिन इसको ना अरेंज कर लो पावर के अकॉर्डिंग। जैसे पावर हमारा 4 सबसे ज्यादा है, लेकिन लास्ट में दिया है, इसको पहले कर लो, फिर इसको कर लो 3 वाला पावर, फिर 2 वाला पावर, है ना। हालांकि बनाएंगे तो सही आएगा, लेकिन बनाने का एक तरीका होता है ना, ठीक है। तो ये जो है ना पहले इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, पहले। तो पहले जो बड़ा पावर उसको पहले लिख लो, कितना है 14x का पावर 4, फिर ये छोटा वाला है इसको लिख लो माइनस 18x का पावर 3, फिर इसके आगे किस चीज का साइन है प्लस का रहता है ना, तो 10x²। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, अब हमको नीचे वाले से मतलब है। चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए जरा इसको, देखिए। अच्छा क्या आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे आप इसको बता सकते हैं, बताइए तो जरा, देखते हैं कैसे आप इसको बता पाते हैं। क्या चलो पहले हम लोग ना नंबर का बात करते हैं, वेरिएबल का बात हम लोग बाद में करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो x x x दिख रहा है उसका बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले 14 18 और 10 का बात कर लेते हैं। इन सब में से कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें और इसमें 2 कॉमन है। कॉमन क्या है 2 कॉमन है, इसको हम लोग बाद में ट्राई भी करेंगे, ठीक है। चलो तो 2 आपको पहले कॉमन निकाल लेना है सभी में से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे x का पावर 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो x का पावर कितना बार लेंगे 2 बार लेंगे, x का पावर यानी कि x² लेंगे, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख दो। चलो देखो यहाँ पे इसमें से आपने 2x² को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 7x² बच गया,
7x² बच गया, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस से 2, इसमें से आपने 18x³ में से आपने 2x² निकाल लिया, क्या बचा 9x बचा, प्लस 10x² में से आपने 2x² बाहर निकाल लिया, क्या बचा आपका केवल आपका 5 बचा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसको ट्राई कर लो जैसा आप हर बार करते आ रहे हैं, है ना। चलो कर लेते हैं जरा। क्या है आपका 14x का पावर कितना है 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 2 × 7 × x × x × x × x, यानी कि 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। उसके बाद कितना था 18x³। 18 को कैसे लिखेंगे, कर लेते हैं, देख लो, 2 से कीजिएगा 9, फिर इसको 3 से कीजिएगा 3, फिर इसको 3 से 1 हो गया। तो इसको लिख लो यहाँ पे 2 × 3 × 3 × वहाँ पे हमने क्या लिखा, वही चीज लिखा यहाँ जो था। उसके बाद x का पावर कितना बार है 3 बार, तो x × x × x, काम खत्म। अब कौन सा बच गया, ये वाला। 10 को कैसे लिखेंगे, हाँ 2 × 5 × x का पावर कितने बार है 2 बार है, यानी कि x × x हो गया। चलो अब कॉमन फाइंड करो, देखो जरा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, नहीं होगा, अब तो कोई नहीं होने वाला, ठीक है। आगे इसमें है, इसमें भी x है हमारा, इसमें भी हमारे पास x है और इसमें भी हमारे पास x है, और मिल रहा है हमारा x। एक बार x यहाँ है, एक बार x यहाँ है और एक बार x यहाँ है। अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो सब में मिलना चाहिए ना, तब तो लिखेंगे। तो कॉमन आपने क्या निकाला, कॉमन आपने निकाल लिया इन सब में से 2xx 2xx 2xx, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2x² लिखेंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2x² हमने लिख दिया ना। चलो अब बजरा बताओ कि इस ऊपर वाले में से आपने 2x और x को बाहर निकाला, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 2x², तो बचा क्या अब आपके पास 7 बच गया, फिर x बच गया, फिर x बच गया, यानी कि x कितने बार 2 बार, यानी कि 7x² बच गया। फिर माइनस था, माइनस आपने दे दिया। इस वाले में से आपने 2x को बाहर निकाला, तो क्या बचा 3 3 9, 9 × x, यानी कि 9x बच गया, हो गया, ठीक है। आगे इस वाले में से आपने 2x को बाहर निकाला, क्या बचा केवल 5 बचा, 5 आपने लिख दिया, तो बात वही है ना। तो यहाँ पे जो हमने बिना इतना कुछ किए जो लिख दिया था ना, वो क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको हैबिट हो चुका है। तो आप भी जब इस प्रकार के सवाल को बार बार बनाते रहेंगे ना, तो इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सवाल को देखेंगे, उसमें कॉमन क्या है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे, है ना। तो ये जो है ना, शुरुआत में आपको करना पड़ेगा ये चीज़, ये तो गलती होने का संभावना रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, हैबिट होता चला जाएगा, आपको इतना कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, जैसे कि हमने अभी तुरंत लिखा था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ये कब आएगा आपके पास हैबिट, ये वाला डायरेक्ट लिखने का, तब आएगा जब आप बार बार सवालों को सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हैबिट इसमें बनता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको बाद में मिटा दीजिए। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपके पास काम क्या है, काम ये है कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत ही काम है ना, बहुत आपको काम आ सकता है एग्जाम के वक्त में रिवीजन करने के लिए फटाफट। पहला बात तो ये। दूसरा बात, आपके पास होमवर्क ये है कि 5 तक सवाल हमने बनाया है और 3 है ना, 3 सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया था, जो कि बहुत ही आसान है, तो वो आप उसको भी बना लीजिएगा। तो इस हिसाब से इस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसके डेफिनेशन को हम लोग समझें कुछ एग्जाम्पल के साथ, है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया पूरी तरीके से, और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें से कि आज हमने पहला वाला टॉपिक अपना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म भी कर चुके हैं, यहीं तक था हमारा, ठीक है। और जो हमने आपको 3 सवाल दिया है, यदि आप वो बना लेते हैं तो आपका ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहला वाला टॉपिक। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए इस वाले को, मेथड्स ऑफ
रीग्रुपिंग। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद चलेंगे मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी। उसके बाद लास्ट में चलेंगे, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगले वाले क्लास का टॉपिक हम यहाँ पे पहले ही मार्क कर देते हैं आपको, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।